मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कवर्ट चैनल पर है। कवर्ट चैनल का मतलब हुआ कि हम किसी हिडन डोर के जरिए कुछ डाटा दाएं बाएं कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैंने वाया नेटवर्क भेजा तो वो कवर्ट चैनल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क का काम ही है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। वैसे ही अगर मैंने उसमें कोई स्टोरेज मीडिया अटैच करके उसको कॉपी किया तो वो भी कवर्ट चैनल नहीं है, क्योंकि स्टोरेज मीडिया का काम भी वही है, डाटा स्टोर करना। मैं एक जगह से स्टोर करके दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ। तो कवर्ट चैनल का जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो कुल मिला के ऐसा है कि हम डाटा को बाहर भी निकाल लें और दूसरे को मालूम भी ना पड़े। मतलब जो कन्वेंशनल टूल्स हैं हमारे, जैसे फायरवॉल हुआ या डीएलपी हुआ, इन सारी चीजों से हम बचने के लिए कवर्ट चैनल का उपयोग करते हैं। तो एजेंडा हमारा थोड़ा सा लंबा चौड़ा और बोरियत वाला है, जिसमें से हम थोड़ा सा पिछली रिसर्च के बारे में बात करेंगे जहाँ से इसका मोटिवेशन मिला है। फिर हम कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे कि सीपीयू क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट के इंस्ट्रक्शंस और पावर के बीच में क्या संबंध है। और फिर हम फिजिकल लेयर कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि जैसे अगर हम नेटवर्क की ही बात करते हैं तो हमारा जो फिजिकल केबल है उस पर कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, या जो रेडियो है उस पर किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। और फिर उन्हीं चीजों को हम अपने कवर्ड चैनल पर अप्लाई करते हैं। तो हम फिर फिजिकल लेयर पे जब हम बात करेंगे तो खुद कई तरह के मेथड्स की बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स जो हमको उधर आती हैं उनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। फिर वहाँ से जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो कवर्ट चैनल, एक जेनेरिक कवर्ट चैनल के डिजाइन का होगा। फिर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना टेम्परेचर बेस्ड कवर्ट चैनल बनाएंगे। फिर उसका डेमो और कुछ काउंटर मेजर्स, क्योंकि वो परंपरा रही है कि हर चीज में काउंटर मेजर देना ही है, बिना उसके ऐसे प्रोत्साहन देने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो अच्छा, ये लीगल डिस्क्लेमर है कि जो कुछ ज्ञान बांटा जा रहा है वो केवल अच्छे अच्छे काम के लिए है। बाद में आप में से किसी ने रायता पसारा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मेरा छोटा सा परिचय, मैं मुख्य तौर पर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ। पहले पूरी तरह से स्वतंत्र था, अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं भी हूँ। मतलब कुछ अलग से भी करता हूँ, कुछ जहाँ काम करता हूँ उनके लिए भी करता हूँ। लेकिन कुल मिला करके मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेलवेयर में है और क्रिप्टोग्राफी में है, और दोनों में ही ऑफेंसिव साइड पर है, जिनमें अटैक वेक्टर्स पर काम करता हूँ। मैं चीज़ों को ब्लॉक करने पर काम नहीं करता। मेरा काम ही है कि मैं सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करूं और कुछ नए अटैक वेक्टर्स निकालूं। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे मीटअप्स और कॉन्फ्रेंसेज में भी दिखता रहता हूं, नल में, उवास में, कुछ और भी कॉन्फ्रेंसेज में। और अगर आप में से जो लोग संपर्क करना चाहें वो लोग लिंक्डइन और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक्डइन इकलौता सोशल मीडिया है जहां पर मैं सक्रिय हूं, बाकी मैंने बंद कर दिए हैं फिलहाल। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा आइडिया कहाँ से आया है। अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो कुछ साल पहले एक रिसर्च पेपर निकला था। मेरे ख्याल से इस बात को भी कुछ नहीं तो कम से कम 5 या 6 साल हो रहे हैं। फैन स्मिटर के नाम से निकला हुआ था, जिसमें 2 या 3 साइंटिस्ट ने लैपटॉप के पंखे की आवाज से डाटा लीक कराया हुआ था। बेसिकली वो पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर से उन्होंने एक माइक लगा करके उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया हुआ है, उस पर कुछ एनालिसिस करके उन्होंने डाटा बाहर निकाला था। अब यहाँ पर लिमिटेशन क्या है कि पहली बात तो जो पंखा है वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होना चाहिए, जो कि बहुत सारे मॉडल में नहीं भी रहता है, बहुत थोड़ी जगह मिलेगा। और जहाँ पर सॉफ्टवेयर कंट्रोल रहेगा भी वहाँ पर हमें रूट लेवल एक्सेस चाहिए। अब रूट लेवल एक्सेस भी निकालना अपने आप में एक सरदर्द है। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा खिसकाने के लिए फिर ये टेम्पस्मेटर पे काम चालू हुआ कि बिना रूट के और बिना ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल पंखे के भी डाटा किसी तरह लीक कराया जा सके। रूट का तो ऐसा है कि एक्सप्लॉइट रहेगा तो प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क हो गया। लेकिन अगर फैन हमारा सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं है तो फिर उस केस में क्या करें। तो उसके लिए फिर टेम्पस्मेटर पर काम चालू हुआ। बाकी जो सेकेंडरी से कारण रहे हैं वो ये हैं कि साइड चैनल वैसे भी एक
काफ़ी सेक्सी चीज़ है, मतलब ज़्यादा लोग काम करते भी नहीं है, किसी ने काम किया तो सोशल ब्राउनी पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब बातें करने को मिलता है कि अरे मैं तो साइड चैनल निकाला। अच्छा, जो फैन स्प्लिटर है वो एयर गैप्ड सिस्टम के लिए है, कि मतलब दो सिस्टम अगल बगल रखे हुए हैं लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक रिकॉर्ड करेगा, दूसरा पंखे को घुमाएगा तो उस तरह से डाटा ट्रांसमिट होगा। जो टेम्पेस्ट मीटर है वो बेसिकली एक ही सिस्टम पर दो प्रोसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देता है। जैसे अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज पे नेम्ड पाइप है, या लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में डीबस का मैकेनिज्म है, तो उसी तरह से टेम्पेस्ट मीटर भी दो प्रोसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है, बशर्ते वो दोनों प्रोसेस एक ही होस्ट पे चल रहे हों। वर्चुअल मशीन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। फैन स्प्लिटर के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, प्रिविलेज चाहिए। टेम्प स्प्लिटर को दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम बेसिक ब्लॉक्स पे आते हैं। सीपीयू मेरे ख्याल से आप सभी को पता है कि एक फिजिकल चिप है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रन होते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, कुछ डाटा भेजते हैं, सीपीयू उसको रन करके आउटपुट हमें दे देता है। अधिकांश सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, मतलब पूरा सीपीयू एक सिंगल आईसी के अंदर पैकेज कर दिया जाता है, और लगभग सारे सीपीयू अभी जो मार्केट में चल रहे हैं वो सब कैसे हैं कि माइक्रो कोडेड लॉजिक पर हैं। तो मतलब जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्ट सिलिकॉन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, बीच में एक सॉफ्टवेयर लेयर रहेगा जो सीपीयू वाली डाइस के अंदर ही है, वो उसको थोड़ा और फंडामेंटल ब्लॉक्स में तोड़ता है, फिर वो हो जा करके एक्चुअल हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होते हैं। इसको माइक्रो कोडेड लॉजिक कहते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन सीधा हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होता है, बीच में सॉफ्टवेयर वाला लेयर नहीं रहता है, उसको हार्ड कोडेड लॉजिक कहते हैं। तो अभी हमको जितने भी सीपीयू मिलते हैं वो लगभग सभी माइक्रो कोडेड लॉजिक पर है। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली आपका जो भी सीपीयू है वो टोटल जितने भी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है उनका जो सेट है उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो अब जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है वो उसके भी क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे सिस्क हो सकता है, रिस्क हो सकता है, एमआईएससी हो सकता है, वीएलआईडब्ल्यू या एपिक टाइप का हो सकता है। अच्छा, सिस्क और रिस्क का जो हिसाब है उसमें ऐसा नहीं है कि सिस्क का सेट बड़ा होगा रिस्क का सेट छोटा होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बहुत सारे रिस्क सीपीयूज भी हैं जिनका इंस्ट्रक्शन सेट सिस्क से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रिस्क का जो मतलब है वो रिड्यूस्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो सेट ऑफ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से जो ये सिस्क है उसमें जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सेट ही कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसमें लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है वो या तो रजिस्टर मशीन हो सकता है या स्टैक मशीन हो सकता है। रजिस्टर मशीन का मतलब है कि सीपीयू के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सब मोस्टली रजिस्टर बेसिस पे ही होंगे, उसके अलावा वो कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा। या स्टैक मशीन पे हो सकता है, अगर आपने जावा इस्तेमाल किया हुआ है तो जावा का जो जेवीएम है वो स्टैक मशीन का एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है। डॉटनेट पे किया हुआ है, तो जहाँ तक मुझे पता है डॉटनेट के शुरुआती वर्जन स्टैक मशीन पे थे, अभी का पता नहीं। और इंटेल और एएमडी जैसी जो कंपनीज के सीपीयू आते हैं ये दोनों का मिश्रण है। ये कुछ हिस्सा इनका रजिस्टर मशीन की तरह है, कुछ हिस्सा इनका स्टैक मशीन की तरह है। अब हम आते हैं पावर का हिसाब बिल्कुल सीधा है कि हम पर यूनिट टाइम में हम जितना ज्यादा काम करेंगे हमको उतना ज्यादा पावर चाहिए। अब इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऐसा है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें हमने देख लिया कि कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जो कम टाइम ले रहे हैं या कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जो जनरल पैटर्न है उसमें ये है कि जो इंस्ट्रक्शन बहुत कम टाइम लेंगे वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और जो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा काम करेंगे वो टाइम भी फिर ज़्यादा लेंगे। लेकिन ये जो पूरा रिलेशन है ये लीनियर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंस्ट्रक्शन 2 गुना काम कर रहा है तो वो एग्जैक्ट 2 गुना टाइम लेगा, ऐसा नहीं है। बहुत जगह रहेगा कि वो 1.5 गुना टाइम लेगा लेकिन 2.5 गुना काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक ही स्टेप में बहुत सारी चीज करते हैं वो आमतौर पर पावर ज्यादा खाएंगे, और पावर ज्यादा खाएंगे तो अब कैसा है कि जितना वो इलेक्ट्रिसिटी खींचेंगे वो पूरा वर्क में तो कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ हिस्सा उसका हीट में
निकल जाएगा। अब अगर सीपीयू हीट करेगा तो फिर उसको ठंडा भी होना है, ठंडा होना है तो पंखा भी अपना भागेगा। भले वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड नहीं है, पूरा फर्मवेयर कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर को तो मॉनिटर कर ही रहा है। अगर हमारा डाइस गर्म हो जाएगा तो वो भी तेजी से भागेगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रख सकते। मतलब अगर मैंने ऐसा हिसाब रखा कि सीपीयू पे एक ही इंस्ट्रक्शन को मैं बार बार दौड़ाए जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पावर खींच रहा है, तो वो अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक करूँगा तो सीपीयू बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाएगा। और ओवर हीटिंग का नतीजा ये होगा कि लगभग सारे सीपीयू तुरंत थ्रॉटल करना चालू कर देंगे, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी गिर के 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ जाएगी, और उसके बाद भी अगर वो ठंडा नहीं हो पाया तो ओवर हीटिंग की वजह से वो एकदम बंद हो जाएगा। और ये बार बार करने का नुकसान ये है कि जो मदरबोर्ड का सॉकेट है वो इसके लिए नहीं बना है कि उसको बार बार इतना बुरी तरह से गर्म किया जाए, तो वो उसका जो सोल्डरिंग है वो डैमेज हो सकता है। वो डैमेज हुआ तो फिर वो आपका हार्डवेयर फॉल्ट आएगा, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एक डाउन साइड है। अब इतना करने के बाद फिर हमका हमारा एक बेसिक लॉजिक बन जाता है कि अगर हमको, ठीक है टेम्परेचर है, हम कभी ठंडा करेंगे कभी गर्म करेंगे, हम कब ठंडा और कब गर्म करेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन मोटा मोटा हमको सीपीयू गर्म करने का लॉजिक तो मिल ही गया कि हमको पहले ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले इंस्ट्रक्शन उठाने हैं। 2 4 6 8 इंस्ट्रक्शन हमने ले लिया, उसको टाइट लूप में रन करेंगे तो सीपीयू अपने आप गर्म होकर के भागेगा। और ठंडा करने का क्या है कि हमको वो लूप अपना रोक देना है, सीपीयू अपने आप ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसमें हीट सिंक फैन वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये अभी हमारा बेसिक आइडिया है। और इसके बाद हम आते हैं कि अब ये मानते हुए कि हमारे पास ये सेटअप हो गया, हम इसके बाद डाटा कैसे ट्रांसमिट करेंगे। तो जो सबसे साधारण तरीका जो दिमाग में आता है वो ये है कि हम अपना वो स्कूल लेवल पर जो कंप्यूटर में पढ़ाते हैं ना, वैसा मैकेनिज्म कुछ रख लेते हैं कि टेम्परेचर रॉकेट जैसा भागा तो 1 है, और टेम्परेचर नीचे आ गया तो 0 है। मतलब हमने कोई थ्रेशोल्ड ले लिया कि ठीक है हम 60 डिग्री 65 डिग्री का थ्रेशोल्ड ले लेते हैं, 65 के ऊपर जाएगा तो 1 है, नीचे आएगा तो 0 है। अब ये बहुत सिंपल है, मतलब मेरे पास डाटा है तो मुझे उसको इस चैनल पे ट्रांसमिट करने को कुछ तकलीफ नहीं है, मुझे केवल बिट्स में कन्वर्ट करना है और उसको 1 और 0 के हिसाब से ठंडा और गर्म करके छोड़ देना है। लेकिन ये स्कीम प्रैक्टिकली नहीं चल पाती। दिक्कत ये है कि यहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम आएगा। टाइमिंग का प्रॉब्लम मतलब कि अगर मैंने मेरे 2 एंड पॉइंट्स हैं, मैं एक जगह से मैं अगर उसको 1 सेकंड के लिए ठंडा और 1 सेकंड के लिए गर्म कर रहा हूँ, तो जो दूसरा प्रोसेस है जो इसको रीड करेगा, उसको प्रोबिंग भी बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पे करना पड़ेगा कि जब मैंने गर्म किया तभी वो उसको रीड करे। अगर उसका टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगा तो हिसाब गड़बड़ आ जाएगा, वो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। या अगर मेरे पास 1 का चेन है या 0 का चेन है, तो उसमें क्या रहेगा कि सीपीयू मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एटलीस्ट 1 या 0 वाले ब्रैकेट में बना रहेगा। अब मैंने एक साइड पे उसको 15 सेकंड के लिए वैसे ही रखा, अगले साइड पे जो मेरी क्लॉक है, ये दोनों क्लॉक आपस में सिंक में नहीं है, तो पता चलेगा कि वो 15 में वो हो सकता है वो 14 बार 1 रीड करे या 13 बार करे या 16 17 बार 1 रीड करे, इस पर निर्भर करता है कि क्लॉक हमारा कितना अच्छा है। अब ये दिक्कत तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर किसी ने बुद्धि लगाया कि एक काम करते हैं कि दोनों तरफ में जो अलग अलग क्लॉक है उसको लात मार के बाहर करते हैं, हम एक ही क्लॉक से दोनों जगह सिग्नल देंगे, मतलब दोनों साइड जो है वो हमारे एक ही क्लॉक से टाइम लेंगे, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि इधर के 15 सेकंड में उधर का 13 सेकंड हो रहा है या 17 सेकंड हो रहा है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखता है जो ग्राफ है कि ये हमारा जो है ये आइडियल क्लॉक है, कि मतलब ये पर यूनिट टाइम में एक ही बार टिक करेगा। कोई क्लॉक हो सकती है जो उससे ज्यादा तेजी से भागे, कोई क्लॉक हो सकती है जो उससे कम स्पीड में भागे। अब जो वास्तविकता है, वास्तविकता यही है कि आइडियल क्लॉक जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। दुनिया में जितने भी क्लॉक्स हैं वो सब या तो तेज भागती हैं या स्लो भागती हैं, या कभी तेज कभी स्लो भागती हैं। उनमें टिक्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, चाहे वो हमारे हाथ का वो जो 1000 रुपए वाला घड़ी हो, चाहे वो 1 लाख रुपए के सीपीयू के अंदर का क्लॉक हो।
और चाहे वो जो है राडो की घड़ी हो, चाहे रोलेक्स की घड़ी हो, वो सब में ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो महंगी घड़ियां हैं उसमें इसको कंपेंसेट करने का मैकेनिज्म अलग से दिया हुआ है कि वो उनका आइडियल क्लॉक के साथ डेविएशन बहुत ज्यादा ना हो। अब उसके खैर अलग तरीके हैं, फिलहाल उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आइडियल क्लॉक है जिसको हम दोनों सिरे पर अटैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि हमने ठीक है, हमने अपनी घड़ी को दोनों हिस्सों पे एक साथ अटैच कर दिया। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर टाइमिंग स्क्यू होना चालू हो जाएगा। टाइमिंग स्क्यू होने का मतलब ये है कि मेरी एक ही घड़ी दोनों सिरों पे कनेक्टेड है और उसने एक टिक ट्रिगर किया। अब दिक्कत यह है कि जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो दोनों अलग अलग टाइम पर टिक्स को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि घड़ी से लेकर के उन एंड पॉइंट्स तक जो केबल गई है जहां से ये टिक का सिग्नल ट्रेवल करेगा, अगर वो उसकी लंबाई बराबर नहीं है तो किधर सिग्नल जल्दी आएगा, किधर सिग्नल देर में आएगा। तो अब अगर एक जगह सिग्नल जल्दी आ रहा है, दूसरी जगह देर में आएगा, तो फिर हमारा हिसाब गड़बड़ा गया। हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि दोनों पार्टी हमारा एक ही साथ टिक रजिस्टर करें। लेकिन यहाँ केवल छोटा बड़ा होने के चक्कर में ये हिसाब गड़बड़ा गया। और बाय द वे, अगर आप में से कोई पीसीबी वगैरह खोलने खालने के शौकीन हो तो हो सकता है आपने कभी ध्यान दिया हो। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अगली बार मौका मिले तब ध्यान दीजिएगा कि जितने भी पीसीबी हैं, खास करके जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं, उसमें बहुत सारे ट्रेसेस ऐसे रहेंगे जिनको सीधा सीधा न ले जा करके उनको घुमा फिरा करके ले जाया गया है, या जिनको स्ट्रेट लाइन में भी न ले जा करके वो उसी के आसपास थोड़ा बहुत दाएं बाएं घुमाते फिराते ले करके गए हैं। उसकी वजह यही है कि अगर दो पाथ पे एक सिग्नल जाना है तो दोनों पर सिग्नल उनका बराबर टाइम पे आना चाहिए। उसके लिए कुछ जगह उसमें बफर ऐड करते हैं, कुछ जगह जो है ट्रेस को भी लंबा करते हैं, कुछ जगह दोनों चीजें एक साथ करते हैं कि जो जहां पे हमको सिग्नल्स पहुंचाने हैं वहां पर सारे रिक्वायर्ड सिग्नल हमारे एक ही साथ पहुंचे। तो ये हमारा टाइमिंग स्क्यू का दिक्कत है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ठीक है, हम बफर वगैरह लगा करके, अब बफर का मतलब है कि जैसे हमने 3 बफर लगाए हैं, यहाँ पे एक बफर लगाया, तो ये बेसिकली सिग्नल को थोड़ा सा डिले करेगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पता है कि यहाँ से यहाँ तक सिग्नल जाने में जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसमें बफर ऐड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव स्क्यू का मतलब ये हुआ कि सिग्नल लेट में आ रहा है, नेगेटिव स्क्यू का मतलब हुआ कि सिग्नल जल्दी आ रहा है। अभी यहाँ तक हमारा टाइमिंग का स्क्यू वगैरह आ गया, टाइमिंग हमारा यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे स्क्यू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत और है। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम इस समस्या को भी सुलटा ले गए कि मतलब हमारा दोनों एंड पॉइंट पर डेटा, मतलब ये घड़ी का टिक हमारा एग्जैक्ट एक टाइम पर रजिस्टर हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत और है। दिक्कत ये है कि अब जैसे मेरा ये सर्किट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा क्लॉक सिग्नल मिला, तो अभी कैसा है कि क्लॉक सिग्नल मिलने के बाद ये डाटा रजिस्टर हो तो उसका हिसाब कैसा है कि उसके कुछ टाइम पहले से डाटा लाइन मेरा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और क्लॉक सिग्नल मिलने के कुछ देर बाद तक उसका वैलिडिटी रहना चाहिए, नहीं तो वो ठीक से रजिस्टर नहीं होगा। तो जो क्लॉक सिग्नल के पहले का है उसको हम सेटअप टाइम बोलते हैं, और क्लॉक सिग्नल मिलने के बाद जितनी देर तक डाटा लाइन हमको वैलिड रखना है उसको हम होल्ड टाइम बोलते हैं। तो अगर हमारा सेटअप टाइम बराबर नहीं बैठता है तो उसको हम बोलते हैं कि सेटअप टाइम वायलेट हुआ है, और अगर होल्ड टाइम हमारा बराबर नहीं बैठा तो उसको हम बोलते हैं कि होल्ड टाइम हमारा बराबर जो है वायलेट हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत गंदा प्रॉब्लम है, सेटअप वायलेशन और होल्ड टाइम वायलेशन का, जो क्लॉक के साथ आता है ये। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमको क्लॉक के साथ साथ हमको डाटा लाइन का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि किस टाइम पर कौन सा सिग्नल कहाँ पे पहुंच रहा है। अब दिक्कत ये है कि जो हमारा सर्किट है उसमें कुछ और फिजिकल डिफरेंसेस भी होंगे। सिग्नल हमारा हर टाइम पर एक जैसा ट्रेवल नहीं करेगा, डाटा लाइन पर टाइम पे एक जैसा ट्रेवल नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के ये क्लॉकिंग का हिसाब मेरा गड़बड़ाने ही वाला है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें जो एक और दिक्कत आती है वो बेसिकली जिटर की आती है, जो हर टाइम के हिसाब से बदलता है। जैसे आइडियल क्लॉक का टिक हमेशा एक ही टाइम पे रजिस्टर होगा। रियल क्लॉक में क्या होगा कि थोड़ा सा आगे पीछे वो वेरिएबल की तरह खिसकता रहेगा, इसको जिटर कहते हैं। तो कुल मिला करके जो है
अगर हम उसमें टाइमिंग घुसाएंगे कि इतने टाइम पर रीड करना है, तो कुल मिलाकर के हमारी समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। हम एक चीज खत्म कर रहे हैं, दूसरा चला आ रहा है। हमने यहाँ पे टाइमिंग का ड्रिफ्ट निकाला, उसको ठीक किया तो फिर हमारा जो है स्क्यू आ गया, उसको ठीक किया तो हमारा सेटअप और होल्ड टाइम वायलेशन आ गया, उसको भी ठीक किया तो फिर हमारे पास जिटर आ गया। कुल मिलाकर के समस्याएं हमारी खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है कि हम क्लॉक को ही लात मार के बाहर कर देते हैं। वो जो पुराने ज्ञानी लोग बोल गए हैं ना कि कीजिए उपाय बांस दीजिए, कटाए न रहेगा ये बांस, न बाजेगी बांसुरी। वही हिसाब है कि ना घड़ी रहेगी ना लफड़ा होगा। अब सवाल ये है कि अगर हम घड़ी निकाल देंगे तो फिर अगला पार्टी किस हिसाब से डाटा को रीड करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि कभी उसको रीड करना है, किस वाले को उसको अप वन पे लेना है, किसको जीरो पर लेना है? तो उसके लिए सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लॉकिंग सिग्नलिंग। सेल्फ क्लॉकिंग सिग्नलिंग का मतलब है कि जिस लाइन पे हमारा डाटा जा रहा है, हम एक ही लाइन पर डाटा और क्लॉक दोनों को एक साथ भेजते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर हमारा डाटा और सिग्नल दोनों एक ही लाइन पे जा रहा है, तो अगला पार्टी डाटा और क्लॉक दोनों का हिसाब किताब एक ही टाइम पर रिलायबली निकाल सकता है। इसका इफेक्ट ये होगा कि हमको दोनों साइड घड़ी का मगजमारी करना ही नहीं है। दोनों साइड की घड़ियां अपना स्पीड पे भाग सकती हैं। तो कोई स्लो हो सकती है, कोई फास्ट हो सकती है, स्क्यू है, जिटर है, ड्रिफ्ट है, जो भी है, हमको उस पे मगजमारी नहीं करना है। हो सकता है एक तरफ का घड़ी मेरा कुछ गीगाहर्ट्ज पे हो, दूसरी तरफ का घड़ी मेरा कुछ 100 मेगाहर्ट्ज पे हो, लेकिन उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि क्लॉकिंग का इंफॉर्मेशन मुझे डाटा लाइन से मिलता रहेगा। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे? तो अब उसमें दो चीजें हैं कि अगर मेरे पास डेटा आ रहा है, तो जो रीड करने वाला पार्टी है उसको सेंड करने वाले पार्टी से ज्यादा स्पीड पे रीड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा भेजने का फ्रीक्वेंसी एफ है, मैं 1 सेकंड में एक बार उसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगली पार्टी को हर सेकंड 2 से ज्यादा बार उसको प्रोब करना पड़ेगा कि मेरा डाटा लाइन पे क्या है। मतलब वो 3 बार प्रोब करे, 4 बार प्रोब करे, 2 बार पे काम नहीं चलेगा। 2 से ऊपर होना चाहिए। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज का है, तो अगली पार्टी को 20 हर्ट्ज के ऊपर रीड करना पड़ेगा। अगर मेरा 40 हर्ट्ज का है, तो उसको 80 हर्ट्ज के ऊपर रीड करना पड़ेगा। और इसका अगर एक अच्छा उदाहरण चाहिए, तो आपका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट रहता है, चाहे वो आप फोन से ही क्यों ना रिकॉर्ड करेंगे, उसमें अगर आप देखेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बहुत जगह उसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 44,000 या 45,000 हर्ट्ज पे रखा जाता है, क्योंकि हेडफोन का जो आउटपुट रहता है वो 20-21 हजार हर्ट्ज के आसपास खत्म हो जाता है। तो अभी ले दे करके सिग्नल के 3 पैरामीटर हैं जिसको हम बदल सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी, या फिर एम्पलीट्यूड, या फिर फेज। तो अब यहाँ पर तो हमारा हिसाब कैसा है कि फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो हम मॉड्यूलेट कर ही नहीं सकते डाटा एनकोड करने के लिए। बच गया हमारा एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ दिक्कत क्या है कि उसमें इंटरफेरेंस काफी आता है। अगर आप में से कोई उस जमाने के हैं जब रेडियो में एक एएम रेडियो हुआ करता था, एफएम रेडियो तो बाद में आया, तो एएम रेडियो पे जो है आवाज उतनी अच्छी नहीं आती थी। एफएम रेडियो इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि एफएम रेडियो पे आवाज भी अच्छी आएगी और वो ठीक ठाक रेंज में भी दे देगा। अच्छा, फेज मॉड्यूलेशन का क्या है कि फेज मॉड्यूलेशन दूसरा ऑप्शन है जिसमें इंटरफेरेंस का चांस कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस नहीं ही होगा, इंटरफेरेंस होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जितना नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फेज मॉड्यूलेशन पर जाएंगे। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का स्कीम क्या है कि हम कुल मिला करके हमें फेज मॉड्यूलेशन पे करना है, तो उसका भी एक मैकेनिज्म है जिसको हम फेज शिफ्ट कीइंग बोलते हैं, कि जिसमें हमारा मॉड्यूलेशन फेज के हिसाब से होगा कि हम फेज को कितना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फेज शिफ्ट कीइंग जो है उसमें 2 फेज हैं जिनके बीच में 180 डिग्री का गैप है। मतलब कि अगर एक में सिग्नल ऊपर जाएगा तो दूसरे में उसका जस्ट अपोजिट नीचे जाएगा। और इसका फायदा क्या है कि ये नॉइज बहुत अच्छा टॉलरेट करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि पर सिंबल एक ही बिट ये मॉडुलेट करेगा, तो हाई डाटा रेट इस पे बहुत मुश्किल है।
और डाटा का क्या है कि वो उसमें पहले डिफरेंशियल एनकोडिंग करेंगे, फिर उसको मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जो बहुत जगह बीटेक में पढ़ाया भी जाता है, ये मैनचेस्टर कोड है, जो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का उदाहरण है। तो मैनचेस्टर कोड का हिसाब क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वगैरह में बना था, ये बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का एक स्पेशल केस है। और इसका हिसाब कुछ ऐसा रहता है कि अगर हाई से लो पे सिग्नल आ रहा है तो 0 है, लो से हाई पे जा रहा है तो 1 है। तो इसमें भी जो है दो कन्वेंशन है, एक आई ट्रिपल ई का कन्वेंशन है, एक जी थॉमस का कन्वेंशन है, जो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। तो आई ट्रिपल ई में जो है हाई से लो पे 0 है, लो से हाई पे 1 है। जी थॉमस में उल्टा है, लो से हाई पे 0 है, हाई से लो पे 1 है। बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। तो ये उदाहरण है, ये मेरा क्लॉक सिग्नल है जो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, ये मेरा डाटा सिग्नल है जो इस तरह से चल रहा है। और मैनचेस्टर में जी थॉमस वाले में इस तरह से एनकोड होगा, और आई ट्रिपल ई वाले में इस तरह से एनकोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि ठीक है, हमने अपना क्लॉकिंग वगैरह इसमें घुसा दिया, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि डाटा एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कोई जरूरी तो है नहीं कि हम जैसे ही कनेक्ट करें डाटा आता रहे, हो सकता है 10 सेकंड बाद आए, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन का स्टार्ट और एंड है, वहां पर हम कुछ मैजिक सीक्वेंस घुसाते हैं। मतलब हमने आपस में जो है सहमत हो लिए हम कि हमारा डेटा जो है इस पैटर्न से स्टार्ट होगा, इस पैटर्न से खत्म होगा। तो जब तक ये पैटर्न ना दिखे तब तक डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, और जैसे ये पैटर्न मिले तो डाटा तब तक ट्रांसमिट होता रहेगा जब तक कि उसका एंड वाला पैटर्न हमको डाटा लाइन पे नहीं मिल जाता। तो ये हमारा बेसिकली सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन का पॉइंट यही है कि हम आगे पीछे कुछ मार्कर लगा देते हैं, और आमतौर पर ये मार्कर ऐसा रहेगा कि जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन में नॉर्मली कहीं पर भी संभव ना हो। अगर कुछ ऐसा मार्कर हमने ले लिया कि जो डाटा में भी दिख सकता है, तो फिर वो स्कीम बिगड़ जाएगा, क्योंकि बीच में डाटा में अगर दिखा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि डाटा ट्रांसमिशन चालू हुआ है, बंद हुआ है, या ये भी डाटा का ही हिस्सा है। तो ये हमारा सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली ये है कि दो मैजिक सीक्वेंस लेना है, स्टार्टिंग और एंड का। और उदाहरण के लिए UTF-8 एनकोडिंग में ये 2 बिट पैटर्न है जो हमारे मार्कर की तरह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये जो बिट पैटर्न है ये मार्कर के अलावा और कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। तो ये एक उदाहरण है। ऐसा हम कोई सा भी मार्कर ले सकते हैं जो हमारी स्कीम में कहीं और ना दिखे। अब आ गया नॉइज। तो नॉइज का क्या है कि नॉइज हमारे सिग्नल को थोड़ा डिफॉर्म कर देगा। ठीक है, जैसे ये है, ये मेरा क्लीन सिग्नल है, ये नॉइज है, और नॉइज के बाद मेरा सिग्नल कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हमारा जो है ये लीकेज की वजह से, क्रॉस टॉक की वजह से, क्रॉस टॉक का मतलब हो गया कि दो केबल पैरेलल में जा रही हैं, आसपास से निकली हुई हैं, एक का जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन या करंट फ्लक्चुएशन रहेगा वो दूसरे को भी एक इम्पैक्ट करेगा। या फिर जो है इंटरमॉड्यूलेशन हो सकता है, या एटमॉस्फेरिक केसेस भी हो सकते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन भी हो सकते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन वैसे तो जो है अपना जमीन के लेवल पर तो नहीं मिलता, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएंगे 10-12 किलोमीटर, तो वहां पे जो है कॉस्मिक रेडिएशन थोड़ा बहुत मिलना चालू हो जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है उसके पैरामीटर को वो करेक्ट करेगा, कि मतलब यहाँ पे जो हमें एकदम क्लीन सिग्नल मिल रहा है कि उसका ट्रांजिशन कहाँ कैसा है, उसकी जगह हमको कुछ ऐसा बहुत घटिया सा हिसाब किताब मिलेगा। तो अब इसको डील करने का भी तरीका है। अभी कैसा है कि नॉइस को तो हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, मतलब उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम उसमें क्या करते हैं कि हमको नॉइज ही एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि हम किसी चैनल में जिसमें कुछ नॉइज है उसमें हम मैक्सिमम कितनी स्पीड पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसको शैनन हार्टले थ्योरम बोलते हैं, जो कुछ इस टाइप की दिखती है। हालांकि हमको अपने चैनल के लिए इतना मगजमारी नहीं करना है, लेकिन फिर भी। तो ये हमारा शैनन हार्टले थ्योरम है जो किसी भी गिवन चैनल के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी बताएगा। ठीक है, तो अब ये है कि जो चैनल का कैपेसिटी है वो बिट्स पर सेकंड में है, जो हमारा थ्योरेटिकल अपर लिमिट है। इसके ऊपर तो हम किसी हालत में नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए। बी चैनल का बैंडविड्थ है हर्ट्ज में, और एस हमारा एवरेज सिग्नल पावर है, और एन हमारा एवरेज नॉइज और इंटरफेरेंस का पावर है, और ये जो एस बटे एन है ये हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। तो अच्छा, अभी यहाँ से क्या है कि
एक ये है, और एक दूसरा थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं नॉइजी चैनल कोडिंग थ्योरम। तो ये बेसिकली ये बोलता है सामान्य भाषा में कि एरर करेक्शन कोड एग्जिस्ट करेगा बस। बाकी जो इसका फॉर्मल लिंगो है वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन कुल मिला करके उसका समरी ये है कि किसी भी नॉइजी चैनल पर कम्युनिकेट कराने के लिए एक सुटेबल एरर करेक्शन कोड एग्जिस्ट करेगा। ये वो थ्योरम है जिसने एरर करेक्शन कोड्स का एग्जिस्टेंस का फॉर्मल प्रूफ दिया है, और इसके बाद फिर एरर करेक्शन में बहुत सारी स्कीम्स पे रिसर्च चालू हुई, जिसमें अभी तो हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गए हम एरर करेक्शन कोड पर। एरर डिटेक्शन कोड तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जैसे पैरिटी बिट हुआ कि पैरिटी अगर हमारा मैच नहीं किया है तो हमारा एक बिट कोई सा गलत हो गया है, लेकिन अब वो ये नहीं बताएगा कि कौन सा बिट गलत हुआ है, किसको हम ठीक कर लें। तो जो एरर करेक्शन कोड है उसमें क्या रहेगा कि जो सबसे कॉमन हिसाब है उसमें ये रहेगा कि वो 2 बिट का एरर डिटेक्ट करेगा, 1 बिट का करेक्ट करेगा, या ऐसा रहेगा कि 4 बिट का वो डिटेक्ट करेगा लेकिन करेक्ट वो 2 या 3 बिट ही कर पाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा एरर करेक्शन कोड का कौन सा स्कीम लगा है। तो कुल मिला करके उसमें 2 ऑप्शन है, एक ब्लॉक कोड है, एक है, और एक कॉन्टिन्यूस कोड है। ब्लॉक कोड का क्या है कि वो फिक्स साइज पे ही ऑपरेट करेगा कि हमारा डाटा 4 बाइट का ही रहेगा, 6 बाइट का ही रहेगा, और उतने पर ही हम जो है एरर करेक्शन कोड हम जनरेट कर पाएंगे। कॉन्टिन्यूस वाले में क्या रहेगा कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में वो जो है एक्स्ट्रा बिट्स डालता जाएगा कि जहां पर हम चेक कर सकते हैं कि अभी तक जो डाटा हमारे पास आया है वो बराबर है कि नहीं है, और नहीं बराबर है तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। तो ये जो हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हैमिंग कोड का है, जो मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह में पढ़ाया भी जाता है। 2 और उदाहरण हैं, एक रीड सोलोमन कोड है, एक कॉन्वोल्यूशनल कोड है। अच्छा, रीड सोलोमन कोड काफी पहले तो सेटकॉम वगैरह में भी इस्तेमाल होता था। अभी तो जो ये स्पेस मिशंस रहते हैं अभी तो शायद रीड सोलोमन बंद कर दिया है, दूसरे कोड इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन पहले रीड सोलोमन ही इस्तेमाल होता था काफी सारे मिशंस में। अब यहाँ पर हम आते हैं कवर्ड चैनल, ऐसा चैनल जो हमको जो है सामान्य दृष्टि में ना दिखाई दे। ठीक है, जो हमारे बाकी टूल्स हैं उस पर वो हमको दिखाई ना दे। तो अब जो है यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से ही हैं। एक तो हमारे पास कुछ मीडियम होना चाहिए जिसका हम कुछ कोई पैरामीटर जिसका हम कंट्रोल कर सकें। अब वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो टेम्परेचर ही हो। यहाँ तक कि अगर मेरा स्क्रीन है उसका ब्राइटनेस अगर मैं सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो अब मैं उसका ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर करके भी मैं डाटा बाहर निकाल सकता हूँ। या अगर किसी के पास पुराना थिंक पैड है तो पीछे जो लाल रंग की एलईडी जलती है ना वो भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, तो उसको ब्लिंक करा करके भी कोई कर सकता है। एक बीच में अटैक निकला था कि वो राउटर का फर्मवेयर बैकडोर करके उसकी लाइट के ब्लिंक से ही डाटा निकाल ले गए। तो वो तो कोई सा भी मीडियम हो, बस जब तक कि हमारे पास एक कंट्रोलेबल पैरामीटर है जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उस पर हमारा कवर्ड चैनल बन जाएगा। अब वो जो है टाइम स्टैम्प हो, मेटा डेटा हो, लोड हो, यूटिलाइजेशन हो, टेम्परेचर हो, फ्रीक्वेंसी हो, अपना लाइट का इंटेंसिटी हो, ब्राइटनेस हो, कुछ भी हो। जाहिर सी बात है कि पैरामीटर अगर कंट्रोलेबल है तो उसका कोई मैकेनिज्म भी होगा जिससे हम जो है उसको टाइम के सापेक्ष उसको हम कंट्रोल कर पाए। उसके बाद हमको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन स्कीम चाहिए, जो हम पहले जो कवर कर चुके हैं उसी को करेंगे। क्लॉकिंग भी हमारा सेल्फ क्लॉकिंग सिग्नलिंग से आ जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन का बिट्स हमको खुद बैठ के निकालना है कि जो हमारा स्कीम है उसमें हमारा स्टार्ट और एंड मार्कर हम क्या रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं टेम्परेचर एज कवर्ड चैनल पर। मीडियम हमारा जाहिर सी बात है सीपीयू का टेम्परेचर है, कंट्रोलेबल पैरामीटर टेम्परेचर है। मैकेनिज्म में हमारा सीपीयू और को ही हम स्ट्रेस करेंगे और उसको फिर रिलीव करेंगे। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पहले का ही, क्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन पहले का ही। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी हमारा पहला काम जो चालू होता है वो ये होता है कि ठीक है हम स्ट्रेस तो करेंगे लेकिन कौन सा इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं जो इंटेल चिप सपोर्ट करती हैं। जैसे ये तो हमारा बेसिक है, ये उसका एक्सटेंशन है जो भी सारी चिप्स पे ही मिलेगा। ये एसएससी में भी कई सारे वर्जन हैं, फिर एमएमएक्स का आया, फिर एवीएक्स का इंस्ट्रक्शन सेट आया, अभी एवीएक्स 512 आ गया है। तो धीरे धीरे आते रहते हैं। तो अभी इतने सारे इंस्ट्रक्शन में हमको बैठ के ढूंढना है कि कौन सा ज्यादा पावर खाएगा।
तो अब यहाँ पे क्या है कि ये अब अगर हम इंटेल की बात करें तो कुछ अभी यहाँ पे हमारे कुछ थंब रूल्स हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पावर ड्रॉ होगा, जितना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होगा उतना ज़्यादा पावर खींचेगा। ठीक है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन हम उठाएंगे उतना ज़्यादा पावर ये खींचेगा। अब इंटेल के हिसाब से उनके जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो आमतौर पर समय के साथ उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। सीपीयू अधिकांश टाइम पे 800 से 1200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे ही रहेगा, अंडर क्लॉक्ड रहेगा। लोड इंक्रीज होगा तो जो है उसकी क्लॉक स्पीड बढ़ करके बेस क्लॉक तक जाएगी, जिसको स्पीड स्टेप कहते हैं। और अगर लोड बना रहेगा तो सीपीयू फिर कुछ टाइम के लिए ओवर क्लॉक करेगा खुद को, उसको टर्बो बूस्ट कहते हैं। जैसे बॉक्स पे लिखा रहता है ना कि 2.5 गीगाहर्ट्ज टर्बो अप टू 3.5 गीगाहर्ट्ज, तो 2.5 गीगाहर्ट्ज उसका बेस क्लॉक है, जो स्पीड स्टेप जहां तक उसको लेके जाएगा। उसके आगे लोड बढ़ेगा तो 2.5 से 3.5 वाला जो है वो टर्बो बूस्ट वाला पार्ट है। और जो पावर कंजम्पशन है वो सीपीयू की फ्रीक्वेंसी के तीसरी घात के समानुपाती है, लगभग एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मोटा मोटा उसकी तीसरी पावर के समानुपाती है। मतलब कि अगर मैंने सीपीयू फ्रीक्वेंसी लगभग 2 गुना बढ़ा दिया तो मेरा जो पावर कंजम्पशन है वो लगभग 8 गुना बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो हमको इंस्ट्रक्शन ऐसा लेना है कि जो पावर ज्यादा खींचे, और दूसरा हमको ऐसा चाहिए कि हम इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाएं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का हिसाब तो हमारा है कि हम जो है लोड हम अपना बना करके रखें तो उस पर फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी का जो हमारा चैनल है उसमें हमने AVX का इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल किया हुआ है, और इसमें भी इंस्ट्रक्शन कैसे निकाले कि काफी सारे इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग लूप में रन करके देखा कि किस पे कितना टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, उसके हिसाब से हमने उठा लिया। तो अभी जो हमने अपने हॉट लूप में जो इंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं वो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है तो ये एक ही इंस्ट्रक्शन में क्या करेगा कि जो है वो डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को जो है ऐड मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसको ऐड करेगा। बेसिकली ये जो है फ्यूज्ड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाला हिसाब है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और इंस्ट्रक्शन हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि इनको इस्तेमाल करके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करना। वो तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके धीरे धीरे हो जाता है, वो ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी जो टिप्स हैं वो ये हैं कि जैसे ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिए हैं ये सारे जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट का है। ठीक है, तो अब फ्लोटिंग पॉइंट क्यों लिया है कि फ्लोटिंग पॉइंट आमतौर पर इंटीजर अरिथमेटिक से ज्यादा पावर हंग्री है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ज्यादा टाइम लेगा, पावर लेगा। ठीक है, बहुत जगह पे क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी पावर डिफरेंस आता है, इस पर निर्भर करता है कि सीपीयू कौन सा है। ठीक है, और ये एक जो पावर हंग्री इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे लूप में जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो कुल मिला करके अगर हम एक ही इंस्ट्रक्शन के अराउंड अगर लूप करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अलावा जो कंपैरिजन का जंप वगैरह का हिसाब है वो उतने में सीपीयू मेरा वापस ठंडा हो लेगा, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। हमको चेंज चाहिए पूरा इंस्ट्रक्शन का कि अगर हमने जो है 50-60 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए तो फिर हम 3-4 इंस्ट्रक्शन में उसको लूप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारा सीपीयू पे कई सारे कोर्स हैं जो आमतौर पर होंगे ही, तो हमेशा कोर पे एक एक थ्रेड रन कर लेना है कि उसकी सारी कोर्स एक साथ हीट हो। और अब आ गया हमारा सीपीयू ठंडा करना है। भाई गर्म तो हमने कर लिया, लेकिन ठंडा कैसे करेंगे? तो अब जो है अगर आपको स्कूल लेवल का फिजिक्स और वहाँ का लैब याद हो तो एक पढ़ाया जाता था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि जो चीज़ हमारी गर्म है उसका ठंडा होने का रेट उसके और एम्बियंट एनवायरनमेंट के बीच में जो टेम्परेचर का डेल्टा है उसके समानुपाती होगा। तो एक्सपेरिमेंट भी कराते थे कि उबलते पानी में थर्मामीटर डाल करके जो है टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करते थे। तो एक तो वो हमारे बहुत काम का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सीपीयू जितनी तेजी से गर्म होगा उतनी तेजी से ठंडा भी होगा। ठीक है, और ये है कि अगर हमने सीपीयू ज़्यादा देर तक ठंडा कर दिया, गर्म कर दिया, तो उसका नुकसान ये है कि जो हमारा हीट सिंक है वो गर्म हो जाएगा। हीट सिंक गर्म हो गया तो फिर सीपीयू ठंडा होने में टाइम लेगा। तो हमको गर्म उतने ही टाइम के लिए करना है कि जो सीपीयू के अंदर का टेम्परेचर सेंसर है
वो तो रजिस्टर करे कि सीपीयू गर्म हुआ है, लेकिन जो हीट सिंक है वो गर्म ना होने पाए। कुल मिलाकर के हमारा टाइम बहुत टाइट हो गया है कि हम बहुत लंबे टाइम तक उसको गर्म नहीं रख सकते, नहीं तो फिर वो ठंडा भी नहीं होगा जल्दी। और हमको ये भी नहीं चाहिए कि सीपीयू एकदम से थ्रॉटल करने लगे। हमने उसको 3.5 गीगाहर्ट्ज पे पहुंचा दिया, लेकिन अगली बार वो फिर 800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही ना जाए तो फिर पॉइंट नहीं है, फिर नहीं बनेगा। तो ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे अपना ट्रायल एंड एरर के दम पे ही निकालना पड़ता है कि कहाँ पे हम उसको रिलायबली करा पा रहे हैं। और कूलिंग का तो सीधा इतना सब हिसाब हो गया, तो हमको बस खाली स्लीप करा देना है थ्रेड को, बाकी तो हीट सिंक और पंखा मिलकर के अपना उसको ठंडा कर ही लेंगे। ठीक है। अब जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि सीपीयू हमारा 2-3 सेकंड में ठंडा गर्म दोनों हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम क्या ही ट्रांसमिट करेंगे। और ये दोनों जो है टाइम के रिस्पेक्ट में रिलायबल होने चाहिए, कि मतलब हमारा आइडिया दाएं बाएं नहीं होना चाहिए कि 2 सेकंड में अगर 15 डिग्री 20 डिग्री का डेल्टा आ रहा है तो फिर 2 सेकंड में 20 डिग्री का ही डेल्टा है। ये नहीं कि कभी 15 आ रहा है कभी 35 आ रहा है, तब नहीं चलेगा। और जो सबसे बड़ा सा दर्द है वो ये है कि बाकी सारे प्रोसेस का लोड हमारा स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमारा आ गया हॉट लूप। हॉट लूप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इंस्ट्रक्शन पकड़े हुए हैं इन्हीं को हम लूप में बैठाएंगे और उसी को दोहराएंगे। तो ये हमारा हॉट लूप है, बाकी तो ठंडा करने के लिए केवल स्लीप करना है। तो टूल हमने ये यूज किया है, जेएनयू का कंपाइलर है। और जो ये तो हमारा सेटअप है कि अगर हमने AVX इस्तेमाल किया है तो ये सब अपना हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा, रजिस्टर्स का वैल्यू वगैरह रखना पड़ेगा, नहीं तो वो इंस्ट्रक्शन क्या ही करेंगे। फिर हमने जो है ये AVX इंट्रिंसिक्स के जरिए हमने इस तरह से कुछ कोड लिखा जो हमारा अ, अ, ये इंस्ट्रक्शन सब जनरेट करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस। तो हम डायरेक्ट असेंबली नहीं लिख रहे हैं अभी। ठीक है। अब राइटिंग डाटा का क्या है कि ठीक है, यहाँ पे हमारा गर्म भी हो गया, ठंडा होने का हिसाब भी हमारा हो गया। तो अब राइटिंग के लिए हमारा हिसाब सीधा है कि चैनल तो हमारा बन गया, पैरामीटर कंट्रोल हो गया, बस हमको उस पर एरर करेक्शन का कोड और मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन बैठाना है, उसका कोड ऑनलाइन मिल जाएगा। और वो सब होने के बाद फिर जो हमारे पास फाइनल स्ट्रीम आएगी उसमें 1 आया तो गर्म कर दो, 0 आया तो ठंडा कर दो। ठीक है। अब जो है सीपीयू टेम्परेचर रीड करने के लिए ये बात है, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू भाई हर डिस्ट्रो पे और हर सिस्टम पे अलग रहेगा। तो थोड़ा ट्रायल करना पड़ेगा कि कहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। डाटा रीड करने का भी लॉजिक सीधा है, जितनी फ्रीक्वेंसी पे किया है उससे डबल फ्रीक्वेंसी पे उसको रीड करना है। और फिर उसको डीमॉडुलेट कर लिया, फिर डिकोड कर लिया, एरर करेक्शन कोड से वापस एरर रिकवर कर लिया, और फिर डाटा हमने अपना वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में रिकवर कर लिया। मोटा मोटा लॉजिक यही है। अब बच गया डेमो का हिसाब। ठीक है। अब यहाँ पे दो डेमो हैं, एक तो टेम्परेचर ऊपर अप डाउन करने का ही है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि ये राइट वाला प्रोसेस मैंने यहाँ दौड़ाया हुआ है। ये इधर दाहिने हिस्से में टेम्परेचर मिलेगा जहाँ पे मेरा 55 के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर है, और वो बम्प करके 65-70 के आसपास जाता है। तो ये है अभी। तो ये यहाँ पे स्लीप कर रहा है, टेम्परेचर मेरा डाउन है। और यहाँ पे अब टेम्परेचर मेरा एकदम से 70-80 के आसपास जंप कर चुका है। और अभी ये फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये नीचे आ चुका है। ये भी वापस ऊपर जाएगा क्योंकि अभी ये स्लीप में है। अभी ये जो है फिर मेरा वापस 75-80-70 के आसपास वापस गया हुआ है। तो कुल मिला करके ये हमारा उसका डेमो है। और ट्रांसमिशन का डेमो एक्चुअली बहुत सीधा सा है, वैसे तो स्लो है ये। तो ये ऊपर मैंने राइट किया हुआ है, नीचे मैंने रीड किया हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि कितना कैरेक्टर रीड करना है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह मैंने उसमें घुसाया नहीं था डेमो के लिए। तो अब यहाँ पे जो रीड जहाँ पे राइट कर रहा है, यही यहाँ पर रीड भी होता जाएगा। अभी वहाँ पे 0 किया, इधर 0 किया, 1 किया, 1 किया। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब है ये।
डाटा ट्रांसमिट करने का। अब यहाँ पे इसका नतीजा क्या होगा कि अगर हम सीपीयू को ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो कोई टूल हमारा दिखाएगा नहीं कि ये ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा कोई टूल इस टाइप की चीज़ों को मॉनिटर ही नहीं करता। तो ठीक है, ये मेरा टेस्ट सेटअप था, ये कुछ महीने पहले का है। ठीक है, हॉट लूप में ये इंस्ट्रक्शन थे, कहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शन थे उनका काउंट भी दे दिया है, लूप का काउंट दे दिया है। अगर किसी को वापस से इसको अटेम्प्ट करना हो तो आपके पास कम से कम एक टेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कि कितना क्या यूज करने पे लगभग कितना इम्पैक्ट आया था। तो ये हमारा आउटर हॉट लूप है, 2 हॉट लूप दौड़ाए हुए हैं, और ये हमारा 210,000 बार चला है। फिर ये हमारा डाटा है जो मैंने उसमें से निकाल के रखा हुआ है कि लगभग 2 सेकंड में हीटिंग साइकिल और 2 सेकंड में कूलिंग साइकिल और टेम्परेचर डेल्टा कितना ऊपर नीचे जा रहा है। अगेन अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, काउंटर मीजर में भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं कि हम अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर करें। फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू की बात करता हूँ, तो नॉर्मल इस्तेमाल में सीपीयू का टेम्परेचर वर्सेस टाइम कुछ इस टाइप का दिखेगा, लेकिन अगर उस पे साइड चैनल पे कुछ चल रहा है तो वो कुछ इस टाइप पे दिखेगा, लगातार उसमें बम्प्स और अच्छे खासे बम्प्स आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर टाइम का है, और इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम का भी ग्राफ निकाल सकते हैं। नॉर्मल यूज में ये ऐसा दिखेगा, कहीं कहीं पे स्पाइक्स रहेंगी लोड के हिसाब से, लेकिन कवर्ड चैनल में क्या रहेगा कि यहाँ स्पाइक्स नहीं बनेंगी, ऊपर का हिस्सा हमारा कुछ हद तक फ्लैट आएगा। तो ये ऐसा अगर बार बार आ रहा है तो फिर कुछ दिक्कत है। और नॉर्मल यूज में तो स्पाइक ही रहेगा, स्पाइक में तो डाटा ट्रांसमिट भी नहीं होगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में कोई रीड करके निकाले वो भी बहुत ट्रिकी काम है। ठीक है, तो ये इसके ये 2 चीजें हैं, इनका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली काउंटर मेजर है। बाकी तो ये है कि जनरली विच हंटिंग ही करना पड़ेगा, ये देख करके कि ये हमको क्या क्या हमारे पॉसिबल अटैक वेक्टर्स हैं, क्या क्या यूज हो सकता है, उस तरह का कुछ कोई प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये मतलब बहुत स्पेशलाइज टाइप का जॉब हो जाएगा जो किसी टूल से ऑटोमेट नहीं होगा। तो ये रहा टॉपिक, मतलब टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है। अब आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मिश्रा जी, आवाज आ रही है? हाँ भाई, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ वी हाँ ओवरहीट द सीपीयू, हाँ। वी नीड टू कूल इट डाउन। हाउ कैन हम्म। वी डू इट फास्टली? भाई ऐसा है कि उसको ठंडा करने का काम हम सॉफ्टवेयर में फास्ट नहीं कर सकते। अब वो उसमें जो पहले से मैकेनिज्म है, हमको उसी के भरोसे बैठना पड़ेगा। अब वो एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड है, जो भी है, तो वो जैसा हार्डवेयर है हमको उसके भरोसे ही बैठना है। कूलिंग में हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमको पहले से नापना पड़ेगा कि कितना वो कूल कर पा रहा है, उसके हिसाब से फिर हमको अपना डेल्टा रखना पड़ेगा कि हम कितना हीट करेंगे। ओके, आई होप मनोज जी आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। uh, मिश्रा जी, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ये हम्म। क्वेश्चन शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा है, जब ये 4-5 ठीक है। महीने पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया था। हम्म। मैनचेस्टर कोड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हाँ। अभी मैनचेस्टर कोड तो ठीक है। एज पर लॉजिक, 0 का मतलब लो है, 1 का मतलब हाई है। अभी यहाँ पे हम लोगों को कब पता चलेगा कि डेटा ट्रांसमिशन कब स्टार्ट करना है? ये हम लोग खुद अपने हिसाब से कभी भी सेट कर सकते हैं, या उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर, कोई वैल्यू, कोई सर्टेन कंडीशन है ऑलरेडी? नहीं नहीं, अभी कैसा है कि जो पार्टी ट्रांसमिट करेगा वो तो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कर सकता है। ठीक ठीक है, है। एज लॉन्ग एज उसमें के स्टार्ट और एंड मार्कर्स हैं, रीड करने वाला पार्टी भी उसको जब भी डाटा अवेलेबल होगा रीड कर लेगा। तो उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं या ये पैरामीटर्स रहेंगे तो ही हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ओके, सेकेंडली, अभी हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट इज हम्म। मैनचेस्टर कोड, बिकॉज वही बाइनरी फेज शिफ्ट वाला हाँ, फंडा। क्योंकि उसका लॉजिक सॉफ्टवेयर में कोड करना सबसे आसान है।
ओके जी, ठीक है। एक्चुअली यही एक क्वेश्चन था कि आई ट्रिपल ई में जो नॉर्मल कोड होता है, हाँ। 0 फॉर हाई, 1 फॉर लो, उसको कोड करने में हमें ऐसी क्या डिफिकल्टी आ जाती है जो नहीं हमें तो मैन्युफैक्चर पर अब भाई, जाता है? अब भाई डेमो के लिए तो कैसा है कि आदमी साधा सामा मतलब आसान चीज ही पकड़ेगा, तो डेमो के लिए मैनचेस्टर कोड रख लिया, बाकी तो अगर किसी को ओके, कोई दूसरा स्कीम रखना है तो उससे बेहतर स्कीम रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अह, क्या किसी का कोई और क्वेश्चन बचा है? अवश्य अवश्य, मेरे मेरे पास भी प्रश्न है। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। बोलिए। मिश्रा जी, पहली एक चीज तो ये कि ये तो हम सीपीयू चैनल पे सीपीयू के टेम्परेचर की हेल्प से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये विद इन द होस्ट एप्लीकेशंस होगा या फिर हम सेपरेट होस्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है इससे? हाँ, नहीं, अब ये चैनल सेपरेट होस्ट में तो नहीं चलेगा। ओके। सेपरेट होस्ट में जो है दूसरे मैकेनिज्म है, जैसे जब ये सीआरटी मॉनिटर हुआ करता था तब ये एक्सरे एमिशन का पंगा था, उसमें तो एक्सरे पे भी करते थे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कितना आ रहा है स्क्रीन से उसके हिसाब से भी करते थे। हम्म। ठीक है, तो वो तो अभी जिस सेटअप पे हमको डाटा लीक कराना है वहां पर क्या है और उसमें हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या हम कैप्चर कर सकते हैं, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। ओके। अच्छा, लेट्स से कि क्या हम जो हमारे स्पीकर्स होते हैं लैपटॉप के हम्म। और या फिर फोन के, तो क्या हम्म। कभी आपने इन पे ऑडियो बेस्ड ट्रांसमिशन जो कि नॉन ऑडिबल हो या फिर नॉन नोटिसेबल हो नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए, इस तरह का ऑडियो कम्युनिकेशन कभी आपने ट्राई किया? मैंने खुद नहीं किया है, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसने किया हुआ है, तो मैंने देखा जरूर है। ये मैंने खुद नहीं किया क्योंकि दूसरे ने किया, मैंने खाली देखा, लेकिन ये हो चुका है। हाँ, बिकॉज अगर हम ऑडियो चैनल पे अगर हम डेटा कम्युनिकेशन करें तो उसकी स्पीड आई थिंक मच फास्टर रहेगी एज कम्पेयर टू सीपीयू बेस्ड। हाँ, लेकिन ऑडियो पे दिक्कत ये भी है कि ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे को सुनाई ना दे तो फिर हमको वो 20 हर्ट्ज के नीचे रखना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि सारे साउंड कार्ड ये सपोर्ट नहीं करते, बहुत नहीं जगह कर। रहेगा कि वो 20 हर्ट्ज के नीचे का फ्रीक्वेंसी वो पूरा ही गायब कर देंगे, आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। राइट। या 20 या जो है 22 हजार के ऊपर का पूरा फ्रीक्वेंसी ब्लैकआउट कर देंगे और आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। और या अगर स्पीकर पे आया तो फिर जो माइक है वो भी उस वैसा होना चाहिए कि वो उस फ्रीक्वेंसी का ऑडियो वो कैप्चर करे। अगर माइक की साइड पे भी अगर फ्रीक्वेंसी क्लिप किया हुआ है तो नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि दोनों साइड पर अगर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा कोई लिमिट नहीं डाला हुआ है कि वो 20 हर्ट्ज के नीचे का नहीं रीड करेगा या नहीं आउटपुट करेगा, तो उस स्थिति में तो संभव है। ओके। सो अगेन ये दोनों कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हैं, राइट? हाँ, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। बट अगर हमें यही कम्युनिकेशन लेट्स से 7 to 8 मीटर्स तक के लिए करना है? 7 to 8 मीटर्स के लिए करना है तो फिर उसमें कुछ दूसरा मैकेनिज्म घुसाना पड़ेगा कि जो लैपटॉप की जो लाइट्स वगैरह हैं उसमें से अगर कोई कंट्रोल होती हो तो उसको तो आदमी दूर से कैमरा लगा करके भी देख सकता है। या कहीं से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ रहा है या पावर ड्रॉ वगैरह पे कुछ आ रहा है, जैसे लैपटॉप्स हैं तो उस पर तो ये नहीं चलेगा क्योंकि जो उसका ब्रिक है वो तुरंत वो उसको इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो पुराने सिस्टम्स थे उसमें था ये कि अगर मैंने कोई हैवी प्रोसेस स्टार्ट किया तो वो जो है सॉकेट से पावर ज़्यादा खींचेंगे, तो उसका अगर हम कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो अगर हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं तो उसको भी फिर हम कवर्ड चैनल की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर उस पर वही है कि अगला पार्टी का जो हार्डवेयर है वो कैसा है, कि वो हमको जो है रिलायबल इम्पैक्ट हमको पावर लाइन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा अगर दिख रहा है तो फिर तो हम जो है कि वो लाइन पे कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है उसके बेस पर भी हम कम्युनिकेट करा देंगे। वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन खैर ठीक है, हो जाएगा। जो बीकन फ्रेम्स होती हैं वायरलेस अडेप्टर की, हाँ। या फिर जो दूसरी फ्रेम्स अवेलेबल है वायरलेस अडेप्टर के पास, क्या उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है 5 to 10 मीटर्स या अबव के लिए? हाँ, भाई कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो फिर सबको दिखेगा कि ऐसे बीकन्स आ रहे हैं, तो फिर वो उतना कवर्ट नहीं रहा। एग्रीड। कवर्ट का ओके, पॉइंट ही ये है कि सबको दिखे नहीं, अगर वो मोहल्ले भर को दिख रहा है तो फिर वो कवर्ट कहाँ रहा। दैट इज ट्रू, बट हम लोग मोर और लेस तो यही देखते हैं कि कोई मॉनिटर तो नहीं कर रहा था उस चैनल को।
जब तक WIDPS नहीं अवेलेबल है, वो जो कि बहुत रेयर एंटरप्राइजेस यूज कर रही होती हैं। हाँ नहीं, अब ऐसा है कि अगर कोई बंदा डाटा उठाने के लिए कवर्ड चैनल इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है उसके माइंड में इतना तो है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। अगर वैसा नहीं है तो फिर कवर्ड चैनल का पॉइंट क्या है? ओके, एग्री, फेयर इनफ। सो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप लोगों के पास? Himanshu Sharma, research was there with audio based. Himanshu, is it a question or what? नहीं, वो कमेंट है। हाँ, ऑडियो फॉर वाला तो ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए। वो तो Okay. काफी पहले हो चुका है। Okay. फेयर इनफ। अच्छा अदुक्षा जी, मेरे पास थिंकपैड है अभी फिलहाल, हाँ, हाँ और इसमें लाइट तो है पीछे एक हाँ सिंगल, और हाँ। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो थिंकपैड वाले एक कॉन्फ़िगरेबल एलईडी बैकलाइट लेकर के आए हैं। ठीक है, होगा, पता नहीं, आइडिया नहीं तो है। इस करंट वाले जो थिंकपैड्स हैं, क्या हाँ। इनके लिए कोई ऑलरेडी प्री रिटन इस तरह का कुछ मॉड्यूल वगैरह है जो इसको प्रोग्राम कर सकता है इस एलईडी को? पुराने थिंकपैड का मेरे ख्याल से शायद कहीं पे तो मैंने नेट पे देखा हुआ था, और बाकी तो फिर भाई बैठ के खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान अगर इंटरनेट पे सब जगह मिलने लगे तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल। It seems लेकिन मेरे ख्याल से जो है 2 से 3 साल पहले की पोस्ट है okay. कि जो है लोगों ने कोशिश किया हुआ है कि उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि थिंकपैड वालों को तकलीफ हो रही थी कि विंडोज पे तो मेरा एलईडी चलता है, ब्लिंक भी करता है, लाइनक्स पे नहीं कर रहा है। तो एक जो अच्छा, मुझे मिला है वो मैं इधर डाल देता हूँ, भगवान जाने उसमें आंसर है कि नहीं है, पता नहीं, कुछ कोड वोड दिया है, लेकिन मेरे पास तो थिंकपैड है नहीं कि मैं उसको चला के देखूं। तो कुल मिला करके है, लेकिन बाकी तो खुद ही बैठ के मगजमारी करना पड़ेगा कि आपके पास जो हार्डवेयर है उसमें एग्जैक्टली क्या हिसाब किताब है। ठीक है। इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद किसी अन्य भाई। के पास कोई प्रश्न हो तो कृपया। मिश्रा जी, बस एक चीज और, हाँ जैसे नॉर्मली फैंस मीटर में होता है, हाँ आरपीएम वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है कि हाँ उनका मॉड्यूलेशन होगा, हाँ और उस हाँ हाँ मॉड्यूलेशन में एक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि सेंडर ने क्या पैरामीटर यूज किए हैं। तो कई बार हाँ डिफरेंस आता है कि ऐसा हाँ जो डेटा सेंड किया वैसा ही डेटा यहाँ पर रिसीव नहीं होता है। तो आई हाँ। थिंक वो मॉड्यूलेशन वाला पॉइंट आपने कवर किया था, बट वो एरर करेक्शन कोड में जाएगा। तो डाटा अच्छा, तो कभी भी एक जैसा नहीं मिलेगा, उसमें एरर तो रहेगा ही रहेगा नॉइज की वजह बिल्कुल, से। ठीक है। तो आई थिंक प्रश्न और नहीं बचे हैं। सो मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अ, हम सभी आपके आभारी रहेंगे इसके लिए, धन्यवाद भाई। और हम आपको पुनः यहाँ पर देखना सभी यहाँ पे पसंद करेंगे। हमारी आशा है कि हाँ आप जल्द हमें दोबारा समय देंगे। हाँ, थोड़ा सा समय निकाल के करता हूँ मैं बस। जी जी। ठीक, थैंक यू एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू। गाइस, बाय बाय।